मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक बार फिर एक बड़ी खूबसूरत प्रेम कहानी लेकर हाजिर हूं। कहानी का नाम है मिस्टर एंड मिसेस गोल्डिंग। ये दो ऐसे प्यार करने वाले लड़के लड़की की कहानी है जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, जो बिल्कुल अलग माहौल में पले बड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार की तो अपनी ही बड़ी खूबसूरत दुनिया होती है। वह ना धन दौलत देखता है, ना भाषा और संस्कृति। ऐसे ही थे वह दोनों, दिल के सच्चे, ईमानदार। आइए कहानी सुनते हैं। प्यार भी बड़ी अजीब चीज है, कब कहां से शुरू हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये प्रेम कहानी भी कुछ कम मजेदार नहीं। ज्यादातर प्रेम कहानियां जो शादी के बंधन पर जाकर खत्म होती हैं, इस प्रेम कहानी की शुरुआत ही शादी से हुई। मैं यानी गोल्डी और रोज, हम दोनों मुंबई के अंधेरी वेस्ट एरिया की एक बड़ी पॉश सोसाइटी के छोटे से फ्लैट में पति पत्नी की तरह रहते हैं। फ्लैट के बाहर एक नेम प्लेट भी लगी है, मिस्टर एंड मिसेस गोल्डिंग। सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग यही समझते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। बहुत खूबसूरत कपल हैं और हम दोनों अभी नई नई शादी करके पंजाब से मुंबई आए हैं। लेकिन एक अंदर की बात मैं आपको बताऊं, मैं और रोज पति पत्नी ही नहीं है। पति पत्नी होना तो बहुत बड़ी बात है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते भी नहीं हैं। 1 महीने पहले ही हमारी एक दूसरे से मुलाकात हुई। मुलाकात का वाकया भी कुछ कम दिलचस्प नहीं था। मैं यानी गोल्डी पंजाब के एक बहुत छोटे से गांव से मुंबई जॉब करने के लिए आया था। अपने गांव का मैं पहला ग्रेजुएट था, पहला लड़का था जो फर्राटे से अंग्रेजी बोलता था। पूरा गांव चाहता था कि मैं किसी बड़े शहर में जाकर रहूं और पूरे गांव का नाम खूब रोशन करूं। इसलिए जब मैंने मुंबई आने का फैसला किया तो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने मानो पूरा गांव उमड़ आया था। सब बहुत खुश थे, मैं मुंबई जा रहा हूं। गांव का मैं पहला लड़का था जो मुंबई जॉब के लिए जा रहा था। हालांकि मेरे मुंबई जाने से मेरी दादी खुश नहीं थी। इसकी वजह भी थी, दादी का मुझसे लगाव बहुत था। हालांकि हमारा गांव में एक भरा पूरा सिख परिवार है। दादा दादी, चाचा ताया, पापा जी बेबे और कई सारे चचेरे भाई बहन, कोई 2 दर्जन लोग। और सब एक बड़ी सी हवेली में रहते। शान थे सब गांव की। जब मैंने केश कटाने का फैसला किया था तब भी दादी ने ही सबसे ज्यादा हो हल्ला मचाया। दादी ने चीखते हुए कहा, सिख पुत्र है और केश कटा रहा है। लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग रहा और केश कटाकर ही माना। एक तरह से देखा जाए तो मैं घर का पहला सदस्य था जिसने कई नए क्रांतिकारी कदम उठाए। एनीवे, फिलहाल मैं मुंबई में था। मुंबई के एक बड़े कॉल सेंटर में जॉब तो मुझे आते ही मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम आई रहने की। कहते हैं मुंबई में कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन सिर छुपाने को जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। वही मेरे साथ हुआ। मैं मुंबई में भटक भटक कर थक गया, लेकिन बैचलर होने की वजह से कोई भी मुझे अपना फ्लैट रेंट पर देने को तैयार नहीं था। मुंबई में कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जब फ्लैट में अकेले रहने वाले लड़के ने या तो रात में किसी लड़की को घर लाकर उसका मर्डर कर डाला या फिर कई दिन तक उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता रहा। कुल मिलाकर मुझे मुंबई में फ्लैट नहीं मिल रहा था और यही मेरे और रोज के मिलने की वजह बनी। रोज की भी यही प्रॉब्लम थी, उसे भी कोई फ्लैट देने को तैयार नहीं था। बल्कि रोज की प्रॉब्लम तो इसलिए और भी ज्यादा बड़ी थी क्योंकि वह एक लड़की थी, ऊपर से जवान थी और खूबसूरत तो ऐसी कि जवान तो जवान, बड़े बूढ़ों का दिल भी उसे देखकर हलक में अटक जाए। रोज कनाडा से मुंबई घूमने आई थी। पंजाबी कुड़ी थी, लंबी चौड़ी और गोरी तो ऐसी जैसे दूध में किसी ने हल्का सा जाफरान मिला दिया हो। रोज के मम्मी पापा का बचपन में ही डिवोर्स हो गया था। रोज के पापा ने कनाडा में ही एक अंग्रेज औरत से शादी कर ली थी। बाद में उसकी मम्मी ने डिप्रेशन में सुसाइड कर ली और रोज की परवरिश एक मेड के हाथों हुई। रोज ने पहले कभी इंडिया नहीं देखा था। उसके मम्मी पापा कनाडा शिफ्ट होने से पहले मुंबई में ही रहते थे। तब वह अपनी मां के पेट में थी। रोज का बहुत बड़ा सपना था कि वह एक बार इंडिया जाकर देखे जहां उसके मम्मी पापा का प्यार परवान चढ़ा था और जहां उसके जीवन की नींव रखी गई थी। इसलिए वह भी मुंबई में थी। हम दोनों में कॉमन बात यह थी कि हम दोनों को ही फ्लैट नहीं मिल रहा था और हम दोनों एक ही एजेंट के पास स्ट्रगल कर रहे थे। एजेंट चालाक था, उसने हम दोनों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता निकाला।
और उस रास्ते की वजह से ही इस कहानी की बुनियाद पड़ी। देखो, वह एजेंट अकेले में मुझसे बोला, एक ही तरीका है, वह कनाडा वाली लड़की जो आती है उसे भी फ्लैट नहीं मिल रहा है। मैं तो कहता हूं दोनों एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। एक फ्लैट में? मैं हड़बड़ाया, लड़की के साथ? क्यों? एजेंट बोला, लड़की ही तो है, कोई शेर चीता थोड़ी है जो यूं घबरा रहे हो। और यार मैं तो कहता हूं किस्मत वाला बंदा है जो ऐसा शानदार ऑफर मिल रहा है। सॉलिड माल है विलायती। एजेंट ने मेरी तरफ देखते हुए आंख मारी। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना तो खरबूजे नहीं है, और खरबूजा वो, छुरी तुम। घबराना तो उसने चाहिए मेरे भाई, लड़की वो है, तुम नहीं। वो मैं हिचकिचाते हुए बोला, वो साथ में रहने को रेडी है? पहले तो नहीं थी, एजेंट बोला, लेकिन फ्लैट मिलने की प्रॉब्लम उसके सामने भी कुछ कम बड़ी नहीं है। फिलहाल वो होटल में ठहरी है और रूम का भाड़ा बहुत भरना पड़ रहा है उसे। मैंने उसे समझाया तो मान गई। पहले उसी से बात की, भाई लड़की है, पहले उससे पूछना जरूरी है। लेडीज फर्स्ट, लेडीज ऑलवेज मैटर करती है। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं। मेरी गर्दन बिना सोचे समझे उसकी सहमति में हिली। तो फिर डन। लेकिन हम सोसाइटी में क्या कहकर रहेंगे कि हमारा एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता तो एक ही होगा, हस्बैंड वाइफ का। एजेंट हंसकर बोला, दोनों उस फ्लैट में हस्बैंड वाइफ बनकर रहोगे। हस्बैंड वाइफ? मेरे फिर छक्के छूट गए। क्यों, बहन भाई बनकर रहने का इरादा है? एजेंट हंसा, लोग शक करेंगे बहन भाई बनकर रहोगे तो, सीधे हस्बैंड वाइफ बोलोगे तो कोई शक नहीं करने वाला। मेरे गले में जैसे कुछ गोला सा अटक गया, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अगर फिर भी सोसाइटी में लोगों ने शक किया तो? कैसे करेंगे शक? एजेंट की आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा, लड़की के गले में मंगलसूत्र होगा, मांग में सिंदूर होगा। सब कुछ इतना फुल प्रूफ तरह से किया जाएगा कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचने वाली। ऐसे कामों में बहुत मास्टर आदमी हूं भाई मैं। मुंबई शहर में कितने लड़के लड़कियों को इसी तरह हस्बैंड वाइफ बनाकर मैंने फ्लैट में रख छोड़ा है। और मेरी आवाज में और हिचकिचाहट पैदा हुई। और वे कनेडियन लड़की तैयार है ये सब करने को? हील हुज्जत कैसे करेगी? एजेंट की आवाज में पहले जैसे कॉन्फिडेंस था। अगर मुंबई में फ्लैट चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। मेरे लिए वह सब बातें बड़ी नई नई थी, लेकिन फ्लैट की जितनी जरूरत रोज को थी उतनी ही मुझे भी थी। आखिर में मैं भी तैयार हो गया। इस तरह रोज और मैं कथित तौर पर पति पत्नी बन गए। फिर तो फ्लैट मिलना भी आसान हो गया था। हम दोनों ने खूब ढूंढकर बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग में खूब अच्छा फ्लैट लिया, जिसमें बड़ी बालकनी थी, बड़ा हॉल था और एक मास्टर बेडरूम था। मास्टर बेडरूम में रोज शिफ्ट हो गई, जबकि मैंने हॉल को ही अपना बेडरूम बना लिया था। एक खूबसूरत लड़की के लिए इतना त्याग तो मैंने करना ही था। फ्लैट के मेन डोर पर एक नेम प्लेट भी ठुक गई, जिस पर लिखा था मिस्टर एंड मिसेस गोल्डिंग। वह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। एक बात घर में शिफ्ट होने के बाद पहले दिन हम दोनों के बीच क्लियर हो गई। रोज ने कहा, देखो, घर में अकेली लड़की देखकर कभी भी मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश मत करना। हम दोनों मजबूरी में हस्बैंड वाइफ का नाटक कर रहे हैं, सिर्फ नाटक। मुझे सच में अपनी वाइफ मत समझ बैठना। वैसे भी किसी इंडियन लड़के से मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है। मेरे फादर इंडियन ही थे और उन्होंने मेरी माँ को कैसा धोखा दिया ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी निगाह में इंडियन हस्बैंड वफादार नहीं होते। मैंने रोज से कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मैंने ही कौन सा उस जैसी विदेशी लड़की से शादी करनी थी। कुल मिलाकर उसके बाद हमारी जिंदगी चल पड़ी। पूरी सोसाइटी में सब लोग यही समझते थे कि हम लोग पति पत्नी हैं। रोज भी एक इंडियन शादीशुदा लड़की की तरह खूब सज धज कर फ्लैट से बाहर निकलती। उसके गले में मंगलसूत्र भी होता और मांग में सिंदूर भी। सच तो यह है कि रोज चाहे कहती कुछ भी हो, लेकिन एक इंडियन वाइफ के कैरेक्टर को निभाते हुए वह भी खूब आनंदित हो रही थी। फिर रोज की खूबसूरती के चर्चे भी पूरी सोसाइटी में थे। वह अपने गोरे मुखड़े के ऊपर मांग में जब लाल सिंदूर भरती तो उसकी खूबसूरती में मानो 4 चांद लग जाते। जल्दी रोज के साथ रहना मुझे भी अच्छा लगने लगा था। वह न सिर्फ कॉन्टिनेंटल और इटालियन बल्कि इंडियन फूड भी बहुत अच्छा बनाती थी। फिर वह दिल की भी बहुत अच्छी थी। घर में होती तो हमेशा उसकी हंसी से घर गूंजता रहता। मुझसे वो हर मामले में एडवांस थी। फ्लैट से बाहर निकलती तो हमेशा सोसाइटी में मुझसे चिपक कर चलती, ताकि देखने वालों को लगे कि हम दोनों सच में हस्बैंड वाइफ हैं। बल्कि कई जगह मेरे अंदर हिचकिचाहट पैदा हो जाती थी, लेकिन रोज बिंदास थी। हम दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस था। सच तो यह है कि मुझे भी अब रोज के साथ रहना अच्छा लगने लगा था।
लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में भूकंप ला दिया। तौबा, वह घटना तो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने तो मेरा फुल बैंड बजा डाला था। हुआ यूं कि एक दिन गांव से राम भरोसे मुंबई आ पहुंचा। राम भरोसे रामदीन काका का बेटा था और पूरे गांव में ठलुए के नाम से मशहूर था। काम काज कुछ करता ही नहीं था। अब रामदीन काका ने उसे मुंबई भेज दिया था कि शायद वहां उसका कुछ भला हो। राम भरोसे अपना भला तो क्या करता, लेकिन मुंबई आते ही उसने मेरा सत्यानाश जरूर कर दिया। मैं उस दिन रोज के साथ मॉल में था। हम दोनों वीकेंड पर मॉल से पूरे हफ्ते का राशन लेने आए हुए थे। रोज उस दिन भी एक शादीशुदा लड़की की तरह खूब सजी संवरी हुई थी। राम भरोसे ने हम दोनों को उस दिन मॉल में एक साथ देख लिया। मुझे एक लड़की के साथ देखकर उसकी तो आंखें फट गईं। ऐसे मामले में राम भरोसे खूब उस्ताद था। वह हम दोनों का पीछा करता हुआ फ्लैट तक पहुंच गया। हम दोनों के उसने अपने मोबाइल से फोटो भी खींच ली। फ्लैट के दरवाजे पर मिस्टर एंड मिसेस गोल्डी लिखा देखा तो उसका शक और पक्का हो गया। फिर उसने नीचे सोसाइटी के वॉचमैन से भी इंक्वायरी की कि हम दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। उसने वही रिलेशन बताया जो कि उसे मालूम था। फिर तो शक की कोई गुंजाइश ही बाकी न रही। राम भरोसे ने फौरन मेरा और रोज का वह फोटोग्राफ पापा जी के पास गांव में भेज दिया और उन्हें फोन पर यह सनसनीखेज न्यूज सुना दी कि मुंबई आकर गोल्डी ने एक इंग्लिश मैम से शादी कर ली है। पूरे घर में हंगामा मच गया। बेबे और पापा जी के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। दादी जो पहले ही मेरे मुंबई जाने के खिलाफ थी, उन्होंने तो मेरे दादा, ताऊ, चाचा, पापा जी सबकी चिल्ला चिल्ला कर खबर ले डाली और भेजो गोल्डी को मुंबई, निकल गया मुंडा हाथ से, कर ली विदेशी मैम से शादी। हाय रे, कितने सपने देखे थे गोल्डी की शादी के, सब धरे के धरे रह गए। उसी रात पापा जी का मेरे पास फोन आ गया। मैंने सुना है पापा जी दो टूक लहजे में बोले, तूने मुंबई में शादी कर ली है, कोई रोज नाम की लड़की है। मेरे सिर पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। होश गुम, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पापा जी मुझसे वह सवाल पूछेंगे। मैं घबराया। शादी? क्यों नहीं की शादी? पापा जी की आवाज में कोड़े जैसी फटकार थी। अब झूठ भी बोलेगा? राम भरोसे ने तुझे और उस लड़की को खुद अपनी आंखों से मॉल में देखा है और तुम दोनों का फोटो खींचकर हमें भी भेज दिया है। वह तुम दोनों का पीछा करते हुए तुम्हारे फ्लैट तक गया और बिल्डिंग के वॉचमैन से भी उसने पूछताछ की। राम भरोसे ने इतना कुछ किया। मेरी आवाज में बेपनाह हैरानी थी और मुझे खबर भी नहीं। खबर कहां से होगी? पापा जी के स्वर में कटाक्ष था। तू अपनी नई नवेली दुल्हन में जो व्यस्त था, शादी कर ली कमबख्त, और अपने मुंह फूटे से हमें एक बार बताया तक नहीं। जैसे तेरा हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं। घर में सबकी रो रो कर बुरी हालत है। तेरी बेबे ने तो जब से ये खबर सुनी है रोटी का एक कोर भी नहीं खाया है, बस रोए जा रही है। मेरी बेबे से बात कराओ। उस वाकये को सुनकर मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए थे। वे हालात कैसे कंट्रोल होंगे मेरी समझ से बाहर था, लेकिन बेबे मुझसे बात करने को तैयार न हुई। पूरा सप्ताह बड़ी परेशानी में गुजरा। सप्ताह भर बाद जाकर मामला कुछ ठंडा हुआ। बेबे ने तो फिर भी बात नहीं की। हाँ, पापा जी ने ही बात की और उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन हरलीन की शादी की तारीख पक्की हो गई है। अगले हफ्ते ही शादी है, इसलिए मैं अब शादी में शामिल होने गांव आ जाऊं। फिर पापा जी ने बड़ी भारी मन से यह भी कहा कि मैं शादी में रोज को भी अपने साथ लेकर आऊं। वह जैसी भी थी, अब उनकी बहू है। पापा जी की वह बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से फिर जमीन खिसक गई। एक संकट खत्म होता नहीं था कि दूसरा पैदा हो जाता। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए मिस्टर एंड मिसेस गोल्डी का सेकंड पार्ट सुने। एक आदमी मुझे भी चोट दे गया। मेरे कान तत्काल खड़े हो गए। ये बात तो वाकई बड़ी हैरत अंगेज थी कि उस जैसे काइया शख्स को भी कोई आदमी चोट दे गया। मैंने उससे विनती की, भगवान के लिए धीरे बोलो, बाहर मेरे ग्राहक बैठे हैं। क्यों बोलूं धीरे? वे और जोर से चिल्लाने लगा। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? तुम लुटेरे हो, ठग हो।